Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear students, today we are going to discuss about the transformer. आज हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है. Transformer is actually an electrical device which is used to transform the voltage. ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. अगर लो वोल्टेज है तो उनको हाई वोल्टेज पर ले सकते हैं. अगर हाई वोल्टेज है जो हमें रिक्वायर्ड हो तो हाई से हम लो वोल्टेज गेन कर सकते हैं. तो ये एक्चुअली ट्रांसफार्मर होता है. तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है? इट इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द वोल्टेज. ये वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इट इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द वोल्टेज. ये डिवाइस हम यूज करते हैं वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. अगर हमारे पास लो वोल्टेज है, अगर लो वोल्टेज है तो उनको हम हाई वोल्टेज पर ले सकते हैं. अगर हाई वोल्टेज है तो उनको हम लो वोल्टेज पर ले सकते हैं. एक्चुअली जो पावर स्टेशन होती हैं, यहाँ पर पावर बनता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो वहां पर एक्चुअली लो वोल्टेज होती है. लो वोल्टेज को हम बूस्ट अप करके हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं. तो पावर स्टेशन पर हम यूज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर. कौन सा वर्ड यूज करते हैं? स्टेप अप. ये ट्रांसफार्मर का एक टाइप है जो लो वोल्टेज को बूस्ट अप करके हाई वोल्टेज पर ले जा सकता है, और जो हाई वोल्टेज है उनको रिड्यूस करके हम लो वोल्टेज गेन करते हैं. जस्ट लाइक हमारे पास 11,000 वोल्टेज की बिजली आती है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? उसको मिनिमाइज करके हमको 220, 200, 240 वोल्टेज प्रोवाइड करता है घर में. ओके, तो ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज की वैल्यू को लो से हाई करे उसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर. और वो ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को रिड्यूस करके जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज है वो प्रोवाइड करे, इट मींस लो वोल्टेज प्रोवाइड करे. तो ऐसे किस्म के ट्रांसफार्मर को कहते हैं दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. क्या कहते हैं इसको? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ओके, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन. इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल इज एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्शन. इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन है. ओके, तो एमसीक्यू जा सकता है कि ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है. तो डिफरेंट ऑप्शन आ सकते हैं जिसमें म्यूचुअल इंडक्शन विल बी करेक्ट वन ऑप्शन. ओके, तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? ये करेक्ट वन ऑप्शन है. तो ये छोटी छोटी बातें नहीं, ये आप सेव कर ले माइंड में, इनको नोट कर ले, इनको रिमूव कर लेता हूँ. अभी हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर को ग्राफिकली कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली किस तरह वर्क करता है. प्रिंसिपल तो इसका म्यूचुअल इंडक्शन है, मगर इसमें किस तरह प्रोसीजर है, क्या मैकेनिज्म है इसकी, क्या स्ट्रक्चर है, वो सारी बातें अभी डिस्कस करते हैं. हमारे पास ये एक कॉइल है. ये एक स्ट्रक्चर है, ये बॉडी अवेलेबल है. ओके, इसमें ये दो कॉइल्स हैं, एक ये है और दूसरा ये है. ये दो है. इस पर हमने वाइंडिंग की है, वायर को बाउंड किया है, और एसी करंट के साथ, एसी सोर्स के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है. ये सिंबल है एसी सोर्स की. सेम वे से हमने इस वायर की भी बाइंडिंग की है, और हमने इसको भी कनेक्ट किया है एक वोल्टमीटर के साथ. इसके साथ वोल्टमीटर के साथ हमने इसको कनेक्ट किया. ओके, तो आप देख सकते हैं कि इन कॉइल्स में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं.
इस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज्यादा है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स मिनिमम है। जब हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो करंट प्रोवाइड करने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। यहाँ पर एसी करंट जो है ना अपना डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज करता रहता है, वो अपना डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज करता रहता है एसी करंट, कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड, कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड। तो ये अपना डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसमें, वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी इस कॉइल की, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी चेंज होगी। करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही सॉरी, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है विद टाइम, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड। तो क्या पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। वो हमने ये चीज पढ़ी थी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या क्या है, किसके इक्वल है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होता है माइनस में एन डेल्टा फाई और डेल्टा टी। रेट ऑफ फ्लक्स, अगर फ्लक्स में तब्दीली आती है, रेटेड फ्लक्स तब्दीली आती है, रेटेड का मतलब है टाइम के साथ ही फ्लक्स में तब्दीली आती है, तो कौन सा ईएमएफ पैदा होता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। तो सेम में जब यहाँ पर फ्लक्स में तब्दीली आती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। ओके, तो किस में पैदा होता है ये बात सोचें। देखिए, जैसे हमने करंट प्रोवाइड किया इसको, ये अल्टरनेटिव करंट है, ये ऐसी सोर्स है, यहां से करंट मिला इसको, जैसे इस कॉइल को करंट मिला, तो करंट मिलने से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगी, क्योंकि ये भी क्या है, एक सोलिनॉइड है ना, हमने सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी है, B = म्यू नॉट एन आई। करंट को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड वेरी होती है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट को वेरी करने से मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगी तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जितनी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। तो हमने जो चेंजिंग लाई है वो हमने प्राइमरी कॉइल में चेंज लाई है, क्योंकि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है। हमने इस कॉइल में चेंजेस लाई हैं, जो करंट की डायरेक्शन है, जो करंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पर चेंज की है, तो यहाँ पर चेंज करने से इसका इफेक्ट सेकंड वन कॉइल में पैदा होगा, सेकंड वन कॉइल में प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है, या जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद अ नेबरिंग कॉइल। वो कॉइल जिसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड हो किसके साथ, नेबरिंग कॉइल के साथ, तो उस प्रोसेस को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो इस कॉइल की जो फ्लक्स की तब्दीली है वो डिपेंडेंट है इस पर। अगर इसमें ज्यादा तब्दीली आएगी तो इसमें भी ज्यादा तब्दीली आएगी, अगर इसमें कम आती है तो इसमें भी क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन है, इसकी चेंज इस पर डिपेंडेंट है। अगर इसकी चेंज ज्यादा होगी तो इसमें चेंज ज्यादा पैदा होगी। तो ऐसा फिनोमेना जिसमें एक कॉइल की चेंज डिपेंडेंट हो सेकंड वन कॉइल पर, तो उस कॉइल को हम कहते हैं, या उस प्रोसेस को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो। तो इसमें क्या पैदा होगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। इसमें क्या पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ किन फैक्टर्स पर डिपेंड है उन बात पर थोड़ा सा फोकस कर लें। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उनको लिखते हैं एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ओके, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो किसकी है, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है सेकेंडरी कॉइल की। और यहाँ पर जो फ्लक्स में तब्दीली आती है वो किस में आती है, प्राइमरी में। यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद प्राइमरी कॉइल, इससे डायरेक्टली एसोसिएटेड। अगर इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगी तो यहाँ पर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होगी। आप इसको लिख सकते हैं इस तरह, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन अ प्राइमरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन अ सेकेंडरी कॉइल। ओके, तो जितनी ज्यादा इसमें चेंजिंग आएगी इसमें इतनी ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। तो इसकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है प्राइमरी कॉइल में, हम उसको लिखते हैं
माइनस एन पी डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा टी। ये क्या इंड्यूस ईएमएफ है? ये इंड्यूस ईएमएफ जो प्राइमरी कॉइल का होता है वो लिखते हैं सीटा पी और इसका लिखते हैं सीटा एस। इस सिंबल को पढ़ते हैं सीटा। ओके, इसकी क्या है? ये सिंबल सीटा पी, दिस इज इंड्यूस ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल। और सेकेंडरी कॉइल का इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? उसका होगा माइनस एन एस डेल्टा फाइव ओवर में डेल्टा टी। ये इसका इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ। अब देखिए यहाँ पर है सीटा पी सीटा एस है, माइनस में एन पी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ये डिफरेंट है, मगर जो डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी ये क्या है? दोनों सेम है, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है सेकेंडरी की वो किससे एसोसिएटेड है? वो है प्राइमरी से एसोसिएटेड। अगर प्राइमरी में ज्यादा चेंजिंग लाते हैं, ज्यादा करंट में चेंजिंग आती है, तो सेकेंडरी में भी ज्यादा आएगी। सपोज करते हैं दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर और लिख सकते हैं सीटा एस अपॉन में सीटा पी इज इक्वल माइनस में एन एस। सीटा एस का वैल्यू क्या है? माइनस में एन एस डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा टी डिवाइड में क्या है? सीटा बी का वैल्यू क्या है? माइनस में एन पी डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा टी। ओके, तो आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं सीटा एस अपॉन में सीटा पी इज इक्वल टू माइनस में एन एस डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा टी। जब आप इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जो नीचे टर्म है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन में एन पी डेल्टा फाइव। तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा टी से कैंसिल, डेल्टा फाइव और डेल्टा फाइव चेंज ऑफ फ्लक्स कैंसिल, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा? सीटा एस अपॉन में सीटा पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन में एन पी। सीटा एस अपॉन सीटा पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन में एन पी। तो एन एस क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। एन पी क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। और सीटा एस क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ सेकेंडरी कॉइल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ प्राइमरी कॉइल। ये पी शो करता है प्राइमरी को, रेस शो करता है सेकेंडरी को। ओके, तो इस तरह हो सकता है। अगर हम मालूम करें सीटा एस, अगर हम मालूम करना चाहें सीटा एस का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी? सीटा एस विल बिकम्स इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू, ये सीटा भी हम डिवाइड करता है, इधर मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो ये हमें वैल्यू मिल गई किसकी? सीटा एस की, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ सेकेंडरी कॉइल। ओके, अगर इस ब्रैकेट का वैल्यू 1 से ज्यादा हो गया, अगर इस ब्रैकेट का वैल्यू 1 से ज्यादा हो गया, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा हो जाएगा। क्या? जो ब्रैकेट का वैल्यू है, इट मीन जो एन एस अपॉन एन पी का जो रेशियो है, अगर 1 से ज्यादा है इस ब्रैकेट का वैल्यू, तो सीटा एस विल बी ग्रेटर देन सीटा पी। If this bracket is greater than 1, तो theta s will be greater than that of theta p। जो induced EMF है सेकेंडरी कॉइल में वो ज्यादा हो जाएगा as compared to induced EMF produced in a primary coil। ओके, ये ज्यादा हो जाएगा। जब ये कंडीशन होगी तो उसी केस में तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के ज्यादा हो as compared to नंबर ऑफ टर्न्स इन a primary coil। जो सेकेंडरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स से ज्यादा हो as compared to नंबर ऑफ टर्न्स इन a प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं, तो उसी केस में यहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है सेकेंडरी कॉइल का ज्यादा हो सकता है किससे? प्राइमरी से। ओके, तो इस ट्रांसफार्मर को कहते हैं दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये कौन सा होता है ट्रांसफार्मर? दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर इस ब्रैकेट का वैल्यू 1 से लेस है, लेस देन 1, तो सीटा एस विल बी लेस देन सीटा पी। सीटा एस का वैल्यू लेस समझ जाएगा सीटा पी से। ओके, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ है सेकेंडरी कॉइल में वो कम होगा किससे? जो पैदा हुआ है प्राइमरी कॉइल में। ओके, तो इस केस में क्या होगा? ये तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल विल बी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल। ये तभी पॉसिबल है। तो इस सिचुएशन को कहते हैं दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये कौन सा होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है।
अगर इनका और सिंपलिस्टिक आंसर लेना चाहे तो ये हो सकता है कि सीटा एच का मतलब है सेकेंडरी। सेकेंडरी एक आउटपुट पोर्शन है, जो प्राइमरी वो क्या है, वो इनपुट साइड है। तो यहाँ पर आउटपुट साइड का वैल्यू मैक्सिमम है एज कंपेयर टू प्राइमरी। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के ज्यादा हो प्राइमरी से। इस केस में क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में के जो आउटपुट है वो लेस देन है किससे, प्राइमरी से। मतलब प्राइमरी मैक्सिमम है सेकेंडरी से, या इनपुट मैक्सिमम है किससे, आउटपुट से। तो ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप में क्या है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी के वो ज्यादा है प्राइमरी से, जो इट मींस जो आउटपुट वैल्यू आई है वो ज्यादा आई है। ओके, उसकी वैल्यू क्या आई है, ज्यादा आई है। तो ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसमें वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाए। अगर मैंने इनपुट दिए 12 वोल्ट, मुझे आउटपुट मिले 24 वोल्ट या 20 वोल्ट या 16 वोल्ट, व्हाटएवर, इट मींस ग्रेटर देन दैट ऑफ 12 वोल्ट। तो ये शो करता है कि यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, वो इंक्रीज हो चुकी है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर्स को कहते हैं दीज आर स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स। अगर मैं इनपुट देता हूं 12 वोल्ट, मुझे आउटपुट मिलते हैं 10 वोल्ट या 8 वोल्ट या 6 वोल्ट, मतलब जो इनपुट है वो उनसे क्या है, आउटपुट लेस मिलती है आउटपुट। तो इसको कहते हैं दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ओके, ये हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। ये कौन सा था ट्रांसफार्मर, ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर था। अगर बात की जाए आइडियल ट्रांसफार्मर की, तो आइडियल में क्या होता है, जो इनपुट होती है वो इक्वल होती है आउटपुट की। When you are dealing with ideal transformer, in that case, input is equal to output transformer. Output. Okay, ये नोट करना, अभी वो डिस्कस करते हैं। ओके, रिमूव कर देते हैं। तो आपको ये बात माइंड होनी चाहिए कि सीटा एस अपॉन सीटा पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन में एन पी। ओके, नाउ व्हेन यू आर डीलिंग विथ आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर हमारे पास क्या आइडियल, तो इस केस में क्या होता है, इनपुट इक्वल टू आउटपुट। इनपुट बराबर होता है आउटपुट की। इनपुट पावर, एक्चुअली जो इनपुट होता है वो इनपुट पावर की बात कर रहे हैं। क्या, इनपुट पावर बराबर होता है आउटपुट पावर के। तो हमने पावर का फार्मूला पढ़ा था पावर डिसिपेशन में, चैप्टर नंबर 13 में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो जो इनपुट का वैल्यू होता है वो बराबर होता है आई वी। क्या होता है, आई वी। जो इनपुट है उसको शो करेंगे आई पी, जो प्राइमरी है। इनपुट तो प्राइमरी है, जो आउटपुट है वो सेकेंडरी। तो ये लिखेंगे वीपी। ओके, और ये लिखेंगे आई एस, और ये लिखेंगे वी एस। तो एक्चुअली यहाँ पर करंट को चेंज करने से वोल्टेज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होती है। फिर अकॉर्डिंग टू फेराडे, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। ओके, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये एक वोल्टेज होता है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, ये एक वोल्टेज ही होता है। तो हम यहाँ पर इस वीपी को रिमूव करके या वीएस को रिमूव करके ये लिख सकते हैं कि आई पी और सीटा पी, ये लिख सकते हैं आई एस सीटा एस। अगर सीटा एस और सीटा पी का वैल्यू मालूम है, रेशो मालूम करें, ये हमने डिस्कशन की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। ये डिस्कशन है नंबर ऑफ टर्न्स की बेसिस पर। अभी हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ करंट। करंट की बेसिस पर बात करेंगे ट्रांसफार्मर में करंट की जो है ना वेरिएशन किस तरह हो सकती है। ओके, अगर हम सीटा एस का वैल्यू मालूम करना चाहें सीटा पी से, तो सीटा एस सेम जगह पर है, सीटा पी यहाँ क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और आई पी सेम जगह पर है, और जो आई एस है वो क्या करेगा, यहाँ डिवाइड करेगा। तो दिस इज अबाउट करंट डिस्कशन, ये करंट क्या है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस फार्मूला कि सीटा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सीटा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन सेकेंडरी कॉइल। जो सेकेंडरी कॉइल में करंट पैदा हुआ है वो इनवर्स है किससे, इंड्यूस्ड ईएमएफ से। अगर सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा पैदा होगा,
अगर सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा तो उसमें जो करंट होगी वो करंट की वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू कम होगी, बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगी। ओके, तो इट मींस हेयर वोल्टेज को बढ़ाने से करंट की वैल्यू कम होती है। वोल्टेज को बढ़ाने से करंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जब इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बढ़ेगी तो जो करंट है सेकेंडरी कॉइल का वो कम हो जाएगा। बल्कि हमें ओम्स लॉ ये बताता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। वोल्टेज को बढ़ाने से करंट बढ़ता है जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, मगर यहाँ पर ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। हियर ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। ओके, यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाने से, इंड्यूस्ड ईएमएफ को बढ़ाने से जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, आपको ये बात, ये जो प्रोडक्ट है करंट की और वोल्टेज की, ये शो करती है इनवर्स रिलेशन को। ये जो आईपी और वीपी है या आईपी और सीटा पी है, इनकी जो प्रोडक्ट है ये शो करती है इनवर्स रिलेशन को। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा है। बॉयल्स लॉ को लिखते हैं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू, तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है आपस में, इनवर्स होता है। नहीं, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो सेम वे दे, जिस तरह बॉयल्स लॉ में प्रोडक्ट शो करती है कि यहाँ पर रिलेशन क्या है इनका आपस में, इनवर्स है, तो सेम वे से यहाँ पर भी आईपी और वीपी की जो प्रोडक्ट है ये शो करते हैं इनका आपस में रिलेशन क्या है, वो इनवर्स है। तो इन ट्रांसफार्मर ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड, यहाँ पर ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ बढ़ाने से जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। ओके, ये अबाउट द ट्रांसफार्मर। अगर बात की जाए इसके एफिशिएंसी की, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी विल बी आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट मल्टीप्लाई 100। तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, अब देखिए इनको हम कंबाइन करके लिखते हैं। ये जो सिचुएशंस हैं इनको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं कि सीटा एस अपॉन सीटा पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन में एन पी, एन एस अपॉन में एन पी, और ये लिख सकते हैं कि आई पी अपॉन में आई एस, आई पी अपॉन में आई एस। जो सेकेंडरी कॉइल का इंड्यूस्ड ईएमएफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स है जो सेकेंडरी कॉइल में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, जो नंबर ऑफ जो करंट है, जो सेकेंडरी कॉइल में करंट है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या है रिलेटेड, इनवर्सली है रिलेटेड। ओके, और इसके साथ क्या डायरेक्ट है, सेम वे से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है प्राइमरी कॉइल में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो करंट पैदा होता है प्राइमरी कॉइल में। ओके, तो करंट के साथ इनका रिलेशन क्या है, इनवर्स है। करंट के साथ रिलेशन क्या है इनका, इनवर्स है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि जो सीटा पी है, जो सीटा पी है, यहाँ सीटा पी इंटू आई पी is greater than that of theta s into is। ये क्या इनपुट है, ये क्या है आउटपुट है, ये क्या इनपुट है और ये क्या है हमारे पास आउटपुट वैल्यू। जो इनपुट है वो मैक्सिमम है कैसे, आउटपुट से, ये चीजें मैक्सिमम है। ओके, ये पॉइंट्स नोट कर लें, अभी डिटेल में थोड़ा और डिस्कस कर लें। ओके, एफिशिएंसी का फॉर्मूला मेंशन कर लूं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट मल्टीप्लाई 100। आउटपुट की वैल्यू क्या है, सीटा एस आई एस, सीटा एस आई एस, और इनपुट का वैल्यू क्या है, सीटा पी आई पी इंटू 100। ये इसकी एफिशिएंसी है। ओके, इसकी ये एफिशिएंसी। तो ये था ट्रांसफार्मर जो हम यूज करते हैं वोल्टेज को बढ़ाने के लिए या वोल्टेज को कम करने के लिए। ओके, अभी एक नेक्स्ट वन सेक्शन ये है कि इसमें जो एनर्जी लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एनर्जी लॉसेस वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। ओके, ये नोट कर लें आप पॉइंट्स।
ओके, अभी एनर्जी के लॉस डिस्कस कर लेते हैं। तीन लॉस अवेलेबल है, एक लॉस रैंडम लॉस अवेलेबल होता है। फर्स्ट है हमारे पास हिस्टेरेसिस लॉस। क्या? हिस्टेरेसिस लॉस। एक कौन सा लॉस है इसको समझते हैं। जब हम एसी करंट प्रोवाइड करते हैं, एसी करंट अपना डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज करता रहता है। एसी करंट अपना डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज करता है। जब एसी करंट चेंज होगा तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो कभी मैग्नेटाइजेशन होगी, कभी डीमैग्नेटाइजेशन होगी, कभी फील्ड स्ट्रांग बनेगी, कभी फील्ड वीक बनेगी, कभी फील्ड स्ट्रांग, कभी वीक। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होता जाएगा, फिर मैग्नेटाइजेशन होता जाएगा, फिर डीमैग्नेटाइजेशन होता जाएगा। जैसे हम ये करंट प्रोवाइड करते हैं तो करंट अपना डायरेक्शन कंटिन्यूअस वेरी करता रहता है। अपना डायरेक्शन कंटिन्यूअस क्या करेगा, वेरी करेगा। तो जाहिर सी बात है इसको डायरेक्शन वेरी करने से मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। तो कभी मैग्नेटाइजेशन होगी, कभी डीमैग्नेटाइजेशन होगी। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी का लॉस होता है ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, दैट लॉस ऑफ एनर्जी सेड टू बी अ हिस्टेरेसिस लॉस। उस लॉस को क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। ओके, दूसरा हमारे पास है रेजिस्टेंस लॉस। रेजिस्टेंस लॉस किस तरह है, ये जो वाइंडिंग हमने की है चाहे प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल, इस वाइंडिंग में भी जो लॉस ऑफ एनर्जी वो हो सकता है। क्यों? कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंडेंट होती है लेंथ पर और एरिया पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर। अगर हम वायर को थिक लेते हैं, अगर जो वायर है उसकी थिकनेस क्या है, ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा होने से उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। रेजिस्टेंस कम होगी तो उससे करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो जब थिकनेस ज्यादा होती है, जब हम मोटी सी कोई वायर वगैरह यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए, तो इसका मतलब ये होता है कि जब थिकनेस ज्यादा होती है किसी की तो उसमें रेजिस्टेंस कम होती है। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट इजीली फ्लो कर सकता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस लॉस है वो आल्सो डिपेंडेंट है किस पर, थिकनेस पर डिपेंडेंट है। या जो वाइंडिंग, इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं वाइंडिंग लॉस, क्योंकि ये जो लॉस होता है कॉइल की वाइंडिंग में होता है लॉस। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस आल्सो नेम्ड एज द वाइंडिंग लॉस। इसको हम वाइंडिंग लॉस भी कह सकते हैं। ओके, ये जो लॉस होता है एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ हीट होता है। जब इलेक्ट्रॉन से कॉइल्स में मूव करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो वाइब्रेट करने से फ्रिक्शन पैदा होगा। फ्रिक्शन के पैदा होने से जाहिर सी बात है हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट प्रोडक्शन हो सकती है। ओके, तो हीट होती है आई स्क्वायर आर इनटू आई स्क्वायर, क्या करंट है, आर क्या रेजिस्टेंस है, टी क्या है, टाइम है। ये हमने पावर डिसिपेशन में ये चीज पढ़ी है। ओके, तो ये बात भी माइंड में जाए, जिस वायर की जितनी थिकनेस ज्यादा होगी उतनी उसमें रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया से रिलेटेड क्या है, इनवर्स है। जितनी एरिया ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा, उतना करंट ज्यादा फ्लो करेगा एट कांस्टेंट वोल्टेज। तो इस केस में जो इन कॉइल्स में एनर्जी का लॉस होता है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस लॉस। क्या कहते हैं उसको, रेजिस्टेंस लॉस। उस रेजिस्टेंस लॉस को हम किस तरह कम कर सकते हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला, इस फार्मूले को हम थोड़ा सा आगे पीछे करके चेंज करके हम जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कम कर सकते हैं। हम एरिया को बढ़ा देंगे, इसकी थिकनेस बढ़ा देंगे, तो रेजिस्टेंस लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ओके, तो इसको कहते हैं रेजिस्टेंस लॉस। दूसरा होता है एडी करंट। क्या? एडी करंट। एडी करंट क्या है, जब हम एसी करंट प्रोवाइड करते हैं तो एसी करंट अपना कंटीन्यूअस डायरेक्शन चेंज करता रहता है। एसी करंट अपना डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज करता रहता है। जब ये अपना डायरेक्शन कंटीन्यूअस चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगी, वो भी कंटीन्यूअस चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड कंटीन्यूअस चेंज होगी तो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। तो इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ। इंड्यूस्ड करंट पैदा होने की दो ओरिएंटेशन से, दो पोजीशन से। एक पोजीशन है वाइंडिंग वायर, इस वायर में हो सकता है, और दूसरी ये मटेरियल ऑफ कोर, जो जिस मटेरियल जिस चीज का बना हुआ है जो कोर है उसमें लॉस हो सकता है। ओके, तो जब इधर लॉस होता है तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस लॉस। ये होती है रेजिस्टेंस लॉस या वाइंडिंग लॉस जिसको हमने पढ़ा। जब मटेरियल ऑफ कोर में लॉस होता है एनर्जी का, वहां पर एक्चुअली ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर जो करंट पैदा होता है वो कौन सा होता है, ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। ये जो ईडी करंट है ये एक्चुअली लॉस ऑफ एनर्जी है। ये जो करंट पैदा हुआ है ये हमारे कोई बेनिफिट में नहीं है, ये एनर्जी के लॉस पे एक्चुअली। तो मटेरियल ऑफ कोर में कौन सा करंट पैदा होता है, ईडी करंट पैदा होता है। ओके, तो इस ईडी करंट को हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं इस लॉस को,
जिस तरह मैंने बताया कि रेजिस्टेंस की लॉस को किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, तो मैंने कहा इसकी थिकनेस बढ़ा दें, इसकी एरिया बढ़ा दें, तो इसकी एरिया बढ़ाने से इसकी जो रेजिस्टेंस लॉस है वो कम हो सकती है। इस ईडी करंट की जो लॉस है वो किस तरह कम कर सकते हैं, तो देखिए कैन बी मिनिमाइज बाय लेमिनेटेड कोर। कोर को हम क्या करेंगे, लेमिनेट करेंगे। लेमिनेट किस तरह, लेमिनेशन एक्चुअली है क्या, सपोज करें ये बुक है, इस बुक को आप देख रहे हैं कि ये पेज है, हर एक पेज का अलग अलग है, जैसे लाइक ये प्लेट्स हैं, ये क्या है, एक प्लेट्स हैं, ये एक्चुअली लेमिनेशन है, ये क्या है इसकी, ये लेमिनेशन है। तो सेम वे से इस ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, इनको प्लेट्स को इस तरह अरेंज करते हैं, इसकी क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं। ये लेमिनेशन है, जो प्लेट्स का सेपरेट सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट करना, ये एक्चुअली क्या है, लेमिनेशन है। जब ये लेमिनेशन करते हैं तो लेमिनेशन के नतीजे में जो ईडी करंट का लॉस होता है वो क्या होता है, वो मिनिमाइज होता है। तो लेमिनेशन हम किसके लिए करते हैं, तो मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनर्जी। लेमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी के लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सच प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर ऑफ कोर कैन बी मिनिमाइज्ड, दैट प्रोसेस सेड टू बी अ लेमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लेमिनेशन कहते हैं। ओके, हमने इसको लेमिनेट किया। लेमिनेशन में क्या होता है, जब हम इसको कैन बी मिनिमाइज बाय लेमिनेटेड और विथ इंसुलेटिंग लिक्विड बिटवीन प्लेट्स। ये जो प्लेट्स मैंने आपको बताए, ये जो प्लेट्स होती हैं ट्रांसफार्मर की, जब हम लेमिनेशन करते हैं इनके दरमियान एक इंसुलेटिंग लिक्विड डाल देते हैं। क्या, ये जो प्लेट्स हैं ट्रांसफार्मर की, जिस केस में हम लेमिनेशन करते हैं तो ट्रांसफार्मर की इस प्लेट्स में क्या कर देते हैं, एक इंसुलेटिंग लिक्विड डाल देते हैं। जब इंसुलेटिंग लिक्विड डाल देते हैं तो जो लेमिनेटिंग लॉस है, जो एडी करंट का लॉस है, वो मिनिमाइज हो सकता है। ओके, इट इज क्लियर। तो ये था ट्रांसफार्मर कि उसकी एफिशिएंसी क्या हो सकती है जब डील करें आइडियल केस से या हम डील करें प्रैक्टिकल केस से, उसकी इनपुट क्या हो सकती है, इसकी आउटपुट क्या हो सकती है, या इसके बेस पर जो फार्मूलाज वगैरह इनके बेस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके व्यूअर्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी। ओके व्यूअर्स, सी यू नेक्स्ट।